क्या हाल है? ठीक है ना। आज हम बिहार स्टेट मैथमेटिक्स पेपर 2 और जो 2025 में परीक्षा हुआ था सेकेंड शिफ्ट का सवाल लेकर आपके समक्ष हम उपलब्ध हुए हैं। आज हमारा अथक प्रयास होगा कि हम सवाल को एक एक सवाल को समझाते हुए और आपको हम आसानी तरीके से इसका क्या ऑप्शन होगा ये ध्यान में रखिएगा कि ये सवाल जो पूछा गया है ये 2025 स्टेट पेपर 2 मैथमेटिक्स 2 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सवाल है। चलिए हम देखते हैं क्या हमारे पास सवाल है और सवाल को हल कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज z/2 + 1 × 3 2 देखो पहले एक बात समझो। अगर हम सवाल कहें आपसे कि हमारे पास a1 क्या है, आप कहोगे कि सर z/2 है, कोई दिक्कत नहीं। a2 अगर आपसे पूछें तो आप क्या कहोगे कि 1 × 3 और बाई में 2 × 5 और z का स्क्वायर है। a3 अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या कहोगे 1 × 3 × 5 बाई में 2 × 5 × 8 और z के पावर 3। इसी तरह से आपका बढ़ रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं इसको हम a1 टर्म कहते हैं, ये हमारा a2 टर्म है, ये हमारा a3 टर्म है और डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ते हुए द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज पूछा जा रहा है कि बताइए क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि 1/3, 2/3, 1/4 या 3/2। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका जो बिहार स्टेट ने जो आंसर माना है 3/2 माना है कैसे। चलिए हम देखते हैं कि हमारा 3/2 आता है या इससे भिन्न प्राप्त मान होते हैं। अब ध्यान दिए a1, a2, a3 अगर डॉट डॉट हम आपसे nवां टर्म पूछे तो आप क्या कहोगे। nवां टर्म देखो, अगर z है 2 है तो पावर 2, 3 है तो पावर 3, तो ये तो फिक्स है कि z के पावर n होगा। आप कहोगे हाँ सर 1 होगा। अगर यहाँ पे z/2 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × z, तो बात कहोगे हाँ सर 1 × z, z ही होगा। nवां टर्म निकालना है, 1 है तो 1/2, 2 है तो 1/2, 1/2 देखो 1/2 इसमें भी मतलब थोड़ा सा विचार करो ये कैसे हो रहा है। 1 × 3 × 5 × डॉट डॉट बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा ये हम बात अभी विचार करेंगे। और इधर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि सर 2 × 5 × 8 एंड डॉट डॉट। nवां टर्म निकालना है, कैसे निकलेगा देखो। अगर यहाँ पे तुम विचार विमर्श करोगे कि सर 1 × 3, 1 × 3 × 5, अगर इनका टर्म अगर आप ध्यान रखोगे तो कैसे निकालोगे। पहले ऊपर वाले का निकालते हैं फिर नीचे वाले का निकालते हैं। देखो अगर मान लो हम लिखते हैं कि सर 1 होना चाहिए तो 2n-1, ध्यान दो इस बात को संतुष्ट कर पाएगा क्या। n के जगह पे अगर 1 रखते हैं 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, आप कहोगे हाँ सर। अगर n के जगह पे हम 2 रखते हैं 2 दूनी का 4 - 1 यानी 3 भी आ जाएगा। अगर 3 रखते हैं a3 रखते हैं तो 3 दूनी का 6 1 7, 3 दूनी का 6 में से 1 जाएगा 5, यानी यह स्पष्ट है कि यहाँ पे जो होगा 2n-1 के टर्म में है। बात को समझो। पहला टर्म जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना ये इस इक्वेशन से संतुष्ट हो जाएगा। अगर a1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1 1 हो जाएगा। 2 रखते हैं तो 2 दूनी का 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। 3 रखेंगे 3 दूनी का 6 - 1 यानी ये आपका इसी टर्म से आगे बढ़ रहा है। नीचे वाला पे ध्यान दो, 2 है, ठीक है, नीचे वाले पर ध्यान देना। नीचे वाला पर क्या 2 है, 2 × 5 है, तो अगर हम देखें तो 2n और प्लस में 2 ही आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो इसको ऐसे करते हैं कि 3n-1 करके देख लो। अगर n के जगह पे 1 रखेंगे 3 × 1 - 1 2 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं 2 तो 3 दूनी का 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा। 3 रखते हैं 3 3 या 9 - 1 यानी 8 हो जाएगा। यानी हम नीचे वालों को क्या कहेंगे तो 3n-1, ये हमारा nवां टर्म हो गया, ये हमारा nवां टर्म। अगर n के जगह पे 1 रखोगे तो आपको निश्चित तौर पे ये टर्म प्राप्त होंगे, n के जगह पे 2, n के जगह पे 3। इसी तरह से nवां टर्म हमने ये आपका निकाल दिया। अगर कहना होगा कि सर nवां टर्म क्या रहा, nवां टर्म तो हम लिख सकते हैं n = 1 × 3 × 5 एंड डॉट डॉट 2n-1 और बाई में क्या रहा बाबू तो 2 × 5 × 8 एंड डॉट डॉट 3n-1 और क्या है बाबू तो z के पावर में n, z के पावर में n, ये हमारा nवां टर्म हो गया। अगर हम आपसे पूछ दें कि n+1वां टर्म क्या होगा, n+1वां टर्म, तो आप क्या कहोगे। सुनो
कि सर 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड डॉट डॉट 2n-1, ध्यान देना 2n-1। अब n के जगह पे n+1 कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें n+1 टर्म निकालना है। डायरेक्ट समझो, 2n के जगह पे n+1, 2n+1 और -1, और बाई में क्या हो जाए बाबू, तो 2 इंटू 5 इंटू 8 एंड डॉट डॉट 3n-1, और इधर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 3n के जगह पे n+1 और -1, और इंटू में z के पावर n+1। क्यों सर n+1, हम n+1 टर्म निकाल रहे हैं। अब ध्यान देना, अगर हमें लिखना होगा तो an+1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड डॉट डॉट 2n-1, और इंटू में 2n+2 यानी 2n+1 होगा, आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 8 एंड डॉट डॉट 3n-1 इंटू 3n+3, यानी क्या नज़र आ रहा है बाबू, तो 3n प्लस में 2 नज़र आ रहा है, और इंटू में z के पावर n+1, ये होता है। अब यहाँ पे हम nवा टर्म और an+1 टर्म क्यों निकाला, क्योंकि जब भी आपसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब क्या होता है कि 1/1/r फॉर्मूला होता है क्या, कि सर a के पावर n+1 टर्म और बाई में n टर्म, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर 1/r की हम बात करें तो n+1 टर्म बाई में nवा टर्म निकाल कर, और उसके बाद r जो निकाल दिएगा वही आपका आंसर होता है। तो चलो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दो, अगर लिखना होगा तो 1/r इक्वल टू, ठीक है, n+1 टर्म क्या आया है बाबू, देख लो आपके पास मिला है 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 2n-1, और क्या था बाबू, 2n+1, तो हमने लिख दिया 2n+1। बाई में क्या था, बाई में भी ध्यान दीजिएगा क्या है, बाई में 2 इंटू 5 इंटू 8, 2 इंटू 5 इंटू 8 एंड डॉट डॉट क्या था, 3n-1 और 3n प्लस में 2, और इंटू में क्या था, तो z के पावर n+1। बाई में अब nवा टर्म भी निकालेंगे, उसको भी लिख लेते हैं, क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 2n-1, और बाई में 2 इंटू 5 इंटू 8 डॉट डॉट 3n-1, और इंटू में क्या था, तो z के पावर n, z के पावर क्या था, n था। हमें यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, जब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताइए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो पहले आप nवा टर्म निकाल लेना। nवा टर्म निकालने के बाद फिर n+1 टर्म आसानी से निकल जाएगा। n के जगह पे जहाँ जहाँ प्रश्न में n है वहाँ n+1 रख दोगे तो n+1 टर्म आ गया। फिर यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना यानी 1/r निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पे रख दिए। अब जो कटने वाला है उसको हम कटा भी देते हैं, z के पावर n कट जाएगा तो z के पावर n कैंसिल हमने कर दिया। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद 1 इंटू 3 इंटू 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल। 1/r इक्वल टू अगर हम देखें तो क्या नज़र आ रहा है बाबू, तो 2n+1 और बाई में 3n+2 और पावर में z के पावर 1 यानी z। आप जानते हैं कि सर यहाँ पे जो n है ये क्या बता रहा है, n क्या बता रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर इसका मान निकालना यानी लिमिट n टेंड्स टू कहाँ तक जा रहा है, नॉट डिफाइन यानी इन अनंत तक जा रहा है। तो हम क्या लिखे, 2n+1 और बाई में 3n+2 और इंटू में आपका क्या है, z है। चलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है। n अगर कॉमन ले ले बाबू, n कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 2 + 1/n आप कहोगे हाँ, और बाई में n कॉमन ले लें तो 3 + 2/n, और इंटू में आपका z रहेगा, ये और ये कैंसिल। आप जानते हो कि किसी भी संख्या के बाई में अगर इन्फिनिटिव रख दिया जाए तो उसका मान 0 होता है, यानी अगर हमें कहना होगा तो 1/r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख दें 2/3 और क्या हो जाएगा, z, 2/3 और z। क्यों सर 1/इन्फिनिटिव रखेंगे, देखो 1/इन्फिनिटिव क्या होता है, 0। किसी भी संख्या के बाई में इन्फिनिटिव हो मान क्या होता है, 0। तो 1/इन्फिनिटिव 0, 2/इन्फिनिटिव 0 हो गया, यानी यहाँ पे देखा जाए तो क्या बना 2/3 और z। अब ध्यान दो, ये आप समझ रहे हो बात को।
कह रहा है कि हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए कि रेडियस कन्वर्जेंस के लिए चाहिए। तो कन्वर्जेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी होगा पी का वैल्यू कभी भी क्या होना चाहिए, 1 से अधिक। आप ये बात जानते हो, पी नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, चलिए एल ही लिख देते हैं। एल जो चाहिए वो क्या चाहिए कि सर 1 से अधिक होना चाहिए। एल जो होना चाहिए 1 से अधिक होना चाहिए, यानी 1/r, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, और यहाँ पे जो आप z देख रहे हैं वो 1 से अधिक होना चाहिए था। तो z अगर निकालें तो क्या हो जाएगा बाबू 3/2, यानी जो z होगा वो 3/2 से अधिक होना चाहिए, तब कन्वर्जेंस होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन जो 1 दिया गया है, ऑप्शन 1 जो दिया गया है वो आपका सही है कि यहाँ पे जो दिया गया है कि सर 3/2 ये एक्यूरेट सही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो आंसर हुआ, तो ये आप सवाल समझ रहे होंगे कि सबसे पहले जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला जाए, पहले आप nवां टर्म निकाल लो, n+1वां टर्म निकाल लो, और फिर इस फॉर्मूले की मदद से आप सवाल को सॉल्व कर लो। r का जो भी माना है कन्वर्जेंस कहेगा तो 1 से अधिक, अगर यही डाइवर्जेंस रहता है तो 1 से कम लेते और फिर हम देखते कि हमारा मान क्या सही होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पे आंसर ले लेते हैं कि सर 2/3 है और 2/3 को सही मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अक्सर ये सब सवाल एक परीक्षा में देगा तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये PYQ है, इसको रट ही लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, सवाल नंबर 2। देखो क्या सवाल है, पहले सवाल हम पढ़ लेते हैं। क्या सवाल कह रहा है, लेट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप G बी प्राइम नंबर P, देन। देखो अगर हम बात करें बाबू ग्रुप की, तो ग्रुप को हम G से डिनोट करते हैं। आप जानते हैं एक सब ग्रुप होता है, क्या होता है बाबू, सब ग्रुप क्या होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, H से डिनोट करते हैं। पहले ध्यान दिएगा, लेट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप G बी अ प्राइम नंबर P, देन ऑप्शन दिया गया है। अब बात को समझा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है G डज नॉट पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है। G पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप, P इज अ प्राइम, इट इज डिविजिबल बाई 2, नॉन ऑफ दीज। देखो अगर हम बात करें इसका ऑर्डर के बारे में, देखो क्या कर रहा है, लेट ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप। ऑर्डर क्या होता है पता है तुम्हें, ऑर्डर ध्यान दो। जैसे मान लो कि G कोई ग्रुप है जिसमें मेंबर हैं 1, 2 and 3, तो अगर हम आपसे इसका ऑर्डर पूछें कि इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या है, तो आप कहोगे 3 है। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो कह रहा है कि G बी अ ग्रुप बी अ प्राइम नंबर P, यानी उसका जो आपका सब ग्रुप का जो मेंबर है, मतलब जो प्राइम नंबर है, यानी कुछ भी हो सकता है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम 5 ही ले लेते हैं, 5। ठीक है, अब कह रहा है कि डज नॉट पोसेस ग्रुप सब ग्रुप, G पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप, ये तो गलत है और ये भी गलत है, नन ऑफ दीज भी गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें, सवाल पहले समझ लिया, अगर आप ग्रुप पढ़े हुए हैं, PG में मिलता है, MSc में ग्रुप अबेलियन ग्रुप भी होता है, उसके बाद सब ग्रुप क्या होता है, ये सब आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन ए जो दिया गया है, देखिए कह रहा है कि लेट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप G, यानी कोई भी प्राइम नंबर P, यानी यहाँ पे दिया गया है जो है वो आपका P है। अब कह रहा है कि बताइए, तो आप जानते हैं कि सब ग्रुप अगर होगा, अगर P है, मतलब मान लीजिए P हो सकता है कि 1 हो, सॉरी 1 नहीं, केवल प्राइम नंबर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, उसके बाद क्या हो, 11 हो, ये सब आपका कोई भी प्राइम नंबर ले लेना है। और कह रहा है कि नॉट पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप, तो बस यही ऑप्शन सही है, नॉट पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप। क्यों ऐसा, तो सब ग्रुप क्या होता है आपको पता है, H होता है, और G जो होता है वो डिवाइड करता है H को, तो यहाँ पे आपका नॉट क्या हो जाएगा, डज नॉट पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप। तो यही आपका ऑप्शन नंबर जो A है वो आपका सही है। ज़्यादा इसमें कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेवल का सवाल है, आप थोड़ा सा भी इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, क्या कह रहा है इसको भी समझ लिया जाए। सवाल कह रहा है, क्या सवाल, कि इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज। अच्छा एक बात समझो, लॉरेंट सीरीज तुम्हें पता है क्या होता है, लॉरेंट सीरीज अगर नहीं पता है तो ध्यान में रखो, सिग्मा माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक ना, देन द लॉरेंट सीरीज रिड्यूस्ड टू
कह रहा है कि लॉरेंट्ज सीरीज इज जीरो द प्रिंसिपल। देखो लॉरेंट्ज सीरीज के बारे में अगर कहा जाए तो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। और इसका एक और नियम होता है, जैसे इसमें दो बातें होता है, क्या, एक होता है बाबू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और प्लस में एक और वैल्यू होता है। अगर प्रिंसिपल जीरो होता है तो हम इसको टेलर सीरीज तो कहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल प्लस एक और वैल्यू होता है, क्या होता है उसका नाम ध्यान में, क्या प्रिंसिपल एक होता है। और जैसे इसका अगर हम इक्वेशन बनाए, इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होता है, ए एन और इनटू में जेड के पावर एन होता है, जेड के पावर एन होता है। या हाँ ठीक है, चलो जेड -1 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ ना बाबू, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। अगर रखना चाहे तो -1 रखेंगे तो जेड के पावर -1 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। अगर हम यहाँ पे प्लस अगर -1 -2 रखें तो -2 जेड के पावर -2 प्लस -3 रखें तो जेड के पावर -3। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। अगर प्लस में रखें तो ये प्लस में भी मान प्राप्त कर लेगा, A1 जेड के पावर 1 प्लस A2 और जेड के पावर 2। ऐसा क्यों हो रहा है पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि सर ये माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, यानी माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव के बीच में माइनस में भी नंबर आएंगे और प्लस में भी नंबर आएंगे, माइनस में भी नंबर आएगा, प्लस में भी नंबर आएगा। तो यहाँ पे दो पार्ट में बट जाता है। अगर जो माइनस वाला वैल्यू होता है ना बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। और जो प्लस वाले में वैल्यू आता है, जो आप प्लस में लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए प्लस वाले को क्या कहा जाता है, थोड़ा सा एक मिनट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल में देख लेते हैं। प्लस वाले को एनालिटिक कहा जाता है। देखिए ध्यान में से उतर जाता है कभी कभी बात, एकदम सिंपल है। इसको क्या कहा जाता है, एनालिटिक, एनालिटिक ध्यान में रखिएगा, एनालिटिक। एक सवाल घुमा कर भी पूछता है, LYTIC, एनालिटिक, ध्यान में रखिएगा। ये आपको ध्यान में रखिएगा क्या, कि ये प्रिंसिपल होता है और ये एनालिटिक होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर से एक बार बात को समझ लीजिए, कि अगर आपके पास लॉरेंट्स, एक मिनट सुन लीजिएगा, अगर आपके पास लॉरेंट्स के बारे में बोला जाए, लॉरेंट्स सीरीज के बारे में, तो ये पहले बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है क्या। लॉरेंट्स सीरीज के बारे में बोला जाए, लॉरेंट्स सीरीज के बारे में, तो लॉरेंट्स सीरीज इक्वल टू आप कह सकते हैं, एक सर होता है प्रिंसिपल और प्लस में एनालिटिक होता है, एनालिटिक। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है प्रिंसिपल को अगर जीरो कर दिया, प्रिंसिपल को जीरो कर दिया, क्या किया, प्रिंसिपल को जीरो कर दिया, तब पूछ रहा है कि लॉरेंट्स सीरीज कैसा बनेगा। तो यह निश्चित तौर पर जब प्रिंसिपल जीरो हो गया तो एनालिटिक का कोई वैल्यू आएगा, और एनालिटिक जो होता है वही क्या होता है, टेलर सीरीज होता है, वही आपका टेलर सीरीज होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। कभी कभी पूछ देगा कि आपका लॉरेंट्स सीरीज दिया गया है, एनालिटिक को जीरो कर देगा, तब आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल, और जब प्रिंसिपल को जीरो करेगा तो क्या हो जाएगा, एनालिटिक। अब देखो लॉरेंट्स सीरीज क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें, इसका इक्वेशन क्या होता है। लॉरेंट्स सीरीज अगर कहा जाए तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। और क्या होता है, an और z माइनस z0 के पावर में n, यही होता है। अगर इनको लिखा जाए तो ये माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, यानी प्लस माइनस सब अपने अंदर रखेगा। तो अगर हम लिखें -1 देते हैं तो -1, और यहाँ पे अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, z माइनस z0 के पावर में -1, फिर क्या प्लस n के जगह पे -2 रख रहे हैं तो z माइनस z0 के पावर में -2 एंड डॉट डॉट, और प्लस में, अब प्लस में रख दें तो क्या हो जाएगा, 1 रखते हैं तो z माइनस z1 के पावर में 1 प्लस A2 z माइनस z2 के पावर में 2 एंड सो ऑन। तो ये जो आप माइनस में लिखते हैं ना, माइनस में लिखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं बाबू, प्रिंसिपल। ये बात को ध्यान में रखिए, इसी को प्रिंसिपल कहा जाता है। और ये जो आप प्लस में लिखते हैं, ये प्लस में जो रहता है, इसको हम लोग कहते हैं एनालिटिक, एनालिटिक कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका प्रिंसिपल होता है, वो एनालिटिक होता है। प्रिंसिपल अगर जीरो है तो एनालिटिक होगा। और एनालिटिक जो टेलर सीरीज कहा जाए ना, टेलर सीरीज,
टेलर सीरीज, तो ये ध्यान में रखिएगा टेलर सीरीज क्या होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से 1 से लेकर और इन्फिनिटिव तक जाता है an और z माइनस z0 के पावर n, यानी ये जब भी प्राप्त करेगा तो प्लस में ही प्राप्त करेगा। क्यों सर, 1 से इन्फिनिटिव तक गया है और ये होता है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक, तो हम इसको कहते हैं एनालिटिक, और एनालिटिक ही जो आपका कहलाता है टेलर सीरीज कहलाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर सी जो दिया गया टेलर सीरीज, ये बात आपका सही है, टेलर सीरीज ही होगा, टेलर सीरीज ही होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, टेलर सीरीज ही होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके समक्ष ही रहा, ये तो हर एक बार 2 बार 3 बार ये सवाल पूछ भी चुका है, आगे भी पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि कॉट इनवर्स इतना का काल्पनिक भाग क्या होगा, यानी आपके पास दिया गया है कॉट इनवर्स, हम इसको पहले टैन इनवर्स में बदल दें, तो टैन इनवर्स में लिखना होगा तो 3 प्लस में 2i और बाई में 3 माइनस 2i हो गया, ठीक है। और काल्पनिक भाग यानी एक वास्तविक भाग होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पूछा गया है, काल्पनिक भाग का इंग्लिश होता है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हम मान लेते हैं कि a प्लस में ib, इसको मान लेते हैं a प्लस ib। टैन इनवर्स उधर जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2i बाई में 3 माइनस 2i इक्वल टू टैन a प्लस में ib हो जाएगा। कोई दिक्कत, टैन a प्लस आई बी हो गया। अगर हम इसका कंजुगेट निकाल दें तो कंजुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 2i और बाई में 3 प्लस 2i इक्वल टू टैन क्या हो जाएगा a माइनस में आई बी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या होता है कंजुगेट में, जो माइनस में होता है वो प्लस में, जो प्लस में होता है वो माइनस में, जो प्लस में है उसको माइनस में, जो प्लस में है उसको माइनस में, जो माइनस में है उसको प्लस में। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है काल्पनिक भाग, यानी आई बी का ही वैल्यू निकालना, ए को तो हटाना होगा। तो इस बात को अगर हम ऐसे लिखें कि 2ib, ध्यान देना 2ib इक्वल टू क्या कि a प्लस में ib और माइनस a माइनस ib, तो गलत है क्या, कैसे सर 2ib, देखो यहाँ पे 2ib ही है, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ib दोनों LHS और RHS हमने क्या किया बराबर कर दिया। सर ऐसा क्यों, काल्पनिक भाग ही हमें चाहिए तो हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो 2ib इक्वल टू, हम इधर भी टैन लगा देते हैं, टैन 2ib हो गया और इधर भी टैन लगा दिए तो टैन a प्लस में ib और माइनस क्या हो जाएगा टैन a प्लस में ib और माइनस a माइनस ib। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ हमने टैन लगा दिया। अब ध्यान दो, अब यहाँ से अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखें कि टैन 2aib, टैन 2ib है, ए नहीं है 2ib इक्वल टू टैन a माइनस टैन b का फॉर्मूला याद है ना बाबू, टैन a माइनस टैन b का फॉर्मूला क्या, टैन a माइनस टैन b बाई 1 प्लस टैन a इंटू टैन b। तो क्या लिखेंगे टैन a प्लस में ib और माइनस टैन a माइनस ib। जहाँ ना समझ में जब पूछ ले कभी, ठीक ना, क्या क्वेश्चन में दिक्कत मत हो। टैन a माइनस टैन b बाई 1 प्लस टैन a प्लस में ib और इनटू में टैन a माइनस ib। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तो नहीं। चलिए अब ध्यान दिएगा कि अब इसको अगर हम हल करें तो पहले हम ऐसा करते हैं क्या कि टैन a प्लस आई बी का मान निकालने, क्या टैन a प्लस आई बी का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए टैन a प्लस आई बी का मान पहले निकाल लेते हैं। अगर टैन a प्लस आई बी देखा जाए आई बी तो क्या है बाबू, क्या कहोगे, तो 3 प्लस में 2i बाई में 3 माइनस 2i। इसका रिसलाइज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे या बगल में ही कहीं कर देते हैं, यहीं पे कर दे, क्या यहीं पे कर देते हैं, ध्यान देना क्या हो जाएगा। अगर हमें टैन a प्लस आई बी इक्वल टू 3 प्लस 2i बाई में 3 माइनस 2i, रेशनलाइज कर दें 3 प्लस 2i और बाई में 3 प्लस 2i, गुना करोगे तो a प्लस बी का यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, 9 प्लस में 4i स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 2i मिला लीजिएगा, बाई में 3 का स्क्वायर और माइनस 4i स्क्वायर, डायरेक्ट 9 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 5, मिला लिया, सही कर रहे हैं ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, 5 और माइनस 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी का 12i, ठीक है, और बाई में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 हो जाएगा, यानी लिखना होगा तो 5 में से 4 जाएगा 1 प्लस में 12i बाई में
13, यानी लिखना होगा तो 1/13 प्लस में 12i/13। ठीक, कहाँ पर? अच्छा 9 में से 4, हाँ सॉरी 9 में से 4 गया तो क्या 1 हो गया, ठीक तो है। हाँ 5 में से 4 गया तो 1। i² का मान -1 हो गया। अच्छा हाँ 9, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - 4, तो कितना हो जाएगा? एक मिनट थोड़ा सा, 5 प्लस में 12i और बाई में डायरेक्ट 13 लिख देते हैं, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 5/13, 5/13 और प्लस 12i/13। ये किसका मान आ गया? तो हम यहीं पे लिख देते हैं कि अगर देखा जाए tan a प्लस IB का मान अगर देखा जाए तो कितना आया है 5/13 और प्लस में 12i/13। ये किसका मान हो गया? तो tan a प्लस IB का मान हो गया। अब हमें निकालना tan a माइनस, अगर नहीं समझ में आया तो रुको अलग पेज ही ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाए। देखो अगर ध्यान दिया जाए, ध्यान दोगे तो tan ध्यान देना, tan a प्लस IB, tan a प्लस IB इक्वल टू कितना है? tan a प्लस IB 3 + 2i, 3 प्लस में 2i बाई में 3 माइनस 2i, इतना हो गया। इसको हल कर दें तो tan a प्लस में IB इक्वल टू 3 + 2i बाई में 3 माइनस 2i क्रॉस 3 प्लस में 2i और बाई में 3 + 2i, यानी tan a प्लस में IB, tan a प्लस IB मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा बताइए? 3 + 2i का होल स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस में 4i² प्लस में 2ab, 2 × 3 × 2i, 2 × ab 3 × 2i और बाई में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 और i का स्क्वायर, 9 माइनस 4 प्लस 3 दूनी का 6 दूनी का 12i बाई में 9 और 4 डायरेक्ट जोड़ दिए 13, 9 में से 4 जाएगा यानी 5 प्लस में 12i बाई में 13, इसके भी बाई में 13। यह समझ के पढ़ा रहे हैं कि ये आपको गुना उना करने आता है, डिवाइड करने आता है, इसलिए इतना डीप में उतर नहीं रहा है। ये किसका? tan a प्लस IB का मान हो गया। अगर tan a माइनस IB का मान हम आपसे पूछे, tan a माइनस IB का मान पूछे तो आप क्या लिखोगे? tan a माइनस IB का मान देख लो, निकालोगे 3 माइनस 2i, 3 माइनस 2i और बाई में 3 प्लस में 2i, रेशनलाइज करोगे तो 3 माइनस 2i बाई में 3 माइनस 2i लिखना होगा, तो 3 माइनस 2i का होल स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला 9 प्लस में 4i², ठीक है, और माइनस 2 × 3 × 2i और बाई में 9 डायरेक्ट लिख दें प्लस 4, समझ में आ जाना चाहिए। 9 में से 4 जाएगा 5 माइनस 3 दूनी 6 दूनी का 12i बाई में 13, यानी 5/13 माइनस 12i/13। अगर इतना में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, आप एक बार विचार कर लेना कि कहीं दिक्कत तो नहीं है, इतना में अब दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब ध्यान दो, tan 2IB इक्वल टू tan a प्लस IB, तो tan a प्लस IB का मान आप देख लीजिए, tan a प्लस IB का मान 5/13 प्लस 12i/13, तो क्या लिखेंगे 5/13 और प्लस में 12i/13 और माइनस tan a माइनस IB का मान देखिएगा तो 5/13 और माइनस 12i/ क्या है 13 है, पूरा का डिवाइड में 1 प्लस tan a प्लस IB का मान तो यही है 5/13 प्लस में 12i/13 और इनटू में 5/13 और माइनस 12i/13। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, tan 2IB इक्वल टू, ध्यान देना 5/13 कटा दे क्या डायरेक्ट, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 24i में 13, समझ लेना कैसे, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बाई में देखा जाए तो 1 प्लस 5/13 a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 5/13 का स्क्वायर और माइनस में 12i/13 का होल स्क्वायर,
ठीक है। यानी tan IB क्या लिखेंगे कि tan 2IB इक्वल टू कितना रहेगा बाबू 24I/13 24I/13 और पूरा का डिवाइड में देखोगे तो 1 + 25/169 1 + 25/169 और क्या था देखो I² है ना I² का मान -1 माइनस प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 x प्लस में 144 बाई में 169 यानी tan 2IB इक्वल टू 24I बाई में 13 और बाई में 1 + 144 से 169 जोड़ दे तो 169 हो जाएगा 144 और 25 जोड़िएगा तो 169 बाबू मेरे 169 कैंसिल हो गया कितना बचेगा tan A × tan B था क्या जी एक मिनट देख लीजिए तो tan नहीं ठीक है A + B × A - B ठीक है 169 और 169 आपका tan A × tan B तो एक मिनट tan A² - tan B²। चलिए ठीक है ये कट जाएगा कितना बचेगा अब बताइए तो कहीं गलत हुआ है क्या 24I बाई में 13 और tan A + tan B का फार्मूला के अनुसार हमने लिखा क्या था tan A² - B² तो tan A × tan B। चलिए ठीक है सही है ना हाँ चलिए अब ध्यान दिया अब क्या लिख सकते हैं लिखना होगा तो कि tan 2IB इक्वल टू 24I बाई में 13 और इंटू 1 + 1 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 यानी tan 2IB इक्वल टू 12I बाई में 13 ठीक है। अब आप तो फार्मूला जानबे कर रहे हैं एक हाइपरबोलिक का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन हाइपरबोलिक थीटा अगर कहा जाए तो e के पावर थीटा माइनस e के पावर माइनस थीटा बाई 2 अगर कॉस हाइपरबोलिक थीटा पूछा जाए तो e के पावर थीटा प्लस e के पावर माइनस थीटा बाई 2 अगर tan हाइपरबोलिक थीटा पूछा जाए तो e के पावर थीटा माइनस e के पावर माइनस थीटा और बाई में क्या होता है e के पावर थीटा और प्लस में e के पावर माइनस थीटा ये होता है हाइपरबोलिक का। तो यहाँ पे i जो है उसको हम हाइपरबोलिक समझकर और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिख दें कि सर i बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा tan 2 बीटा 2b है बीटा नहीं है b 12I बाई में 13 हो जाएगा i और i कैंसिल कर दें तो tan 2b इक्वल टू 12 बाई में 13। अब इसी को आपको समझाना क्या है कि हमसे कहा जा रहा था क्या या इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं इसको i को बाहर ले लें तो tan हाइपरबोलिक वाला फार्मूला के अनुसार e के पावर क्या है थीटा यानी 2b और माइनस e के पावर माइनस 2b और बाई में e के पावर 2b और प्लस में e के पावर माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/13i और i कैंसिल कर दीजिए क्यों हटा देते हैं तो क्या बनेगा e के पावर 2b माइनस e के पावर माइनस 2b बाई में e के पावर 2b और प्लस में e के पावर माइनस 2b इक्वल टू 12/13 कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम इसको ऊपर नीचे पलट दें तो e के पावर 2b ध्यान देना और प्लस में e के पावर माइनस 2b बाई में क्या हो जाएगा e के पावर 2b माइनस e के पावर माइनस 2b इक्वल टू 13 ऊपर और 12 नीचे। आप एगो डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो पढ़े होंगे कि अगर आप योगफल निष्पत्ति बोला जाता है a/b इक्वल टू c/d है तो हम इसको क्या लिखते हैं a प्लस में b बाई में a माइनस b इक्वल टू c प्लस d बाई में c माइनस d होता है। ये फार्मूला आप जानते होंगे योगफल निष्पत्ति बोला जाता है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए उसी प्रोसेस से हम गुजरते हैं तो e के पावर 2b प्लस में e के पावर माइनस 2b a और प्लस में b यानी e के पावर 2b माइनस e के पावर माइनस 2b बाई में क्या लिख सकते हैं e के पावर 2b प्लस e के पावर माइनस 2b और माइनस b यानी e के पावर 2b और माइनस e के पावर माइनस 2b इक्वल टू 13/13 प्लस 12 और 13 माइनस 12 योगफल निष्पत्ति का फार्मूला हमने लगा दिया। यहाँ से ये और ये कैंसिल इसको जोड़ेंगे 2 और e के पावर क्या हो जाएगा 2 e के पावर 2 और एक मिनट 2 e के पावर में 2b जुड़ जाएगा और बाई में देखो 2e के पावर b और माइनस ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 2e के पावर माइनस
2b, क्यों सर ये प्लस में और माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा, 2 कैंसिल भी कर दे, इधर 25 बाई में क्या हो जाएगा 1, इसको लेके ऊपर चले जाएं तो e के पावर 2b और प्लस में 2b इक्वल टू 25, यानी लिखना होगा तो e के पावर में 4b इक्वल टू 25। कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब इस सवाल को अगर हम आगे हल करें तो बाबू e के पावर 2b इक्वल टू, एगो 2 लेके उधर चले जाएं तो रूट में 25, क्या लिखोगे e के पावर 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 5, और फिर 2 को लेके उधर चले जाएं तो e के पावर b इक्वल टू 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। कैसे सर, 2 उधर जाएगा तो रूट बनता है। अब देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा दिए, दोनों तरफ क्या लगा दिए लॉग e के पावर b और लॉग 5 के पावर 1/2, लॉग ई समाप्त हो जाए, यानी b और b को अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं लॉग, और 1/2 हटा है तो यहाँ पे रूट भी लिख सकते हैं। यानी आप सवाल में देखोगे कि b किसका वैल्यू था, तो b ही जो हम माने थे वो आपका इमेजिनरी पार्ट था, काल्पनिक भाग था। तो यहाँ पे अगर काल्पनिक भाग का मान पूछ रहा है तो लॉग रूट 5 यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो आपका सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लॉग रूट 5 ही होगा। सवाल जो है थोड़ा सा समय लगा है क्योंकि विधिवत इसको बताए हुए हैं, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ही याद हो जाता है। ये 3-4 बार सवाल रिपीट कर चुका है कि कॉट इन्वर्स दे दे, टेन इन्वर्स दे दे और सवाल ऊपर नीचे कर सकता है, तो याद रखना लॉग रूट में 5। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। देखो, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, वी डिफाइंड x रिलेशन y इफ xy बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल 0 देन द रिलेशन r। देखो यहाँ पे रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन आपसे पूछा गया है। टाइप ऑफ रिलेशन आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, 12th में। टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे 3 गो टाइप होता है। एक होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, और तीसरा जो होता है बाबू ट्रांजेटिव रिलेशन। अब जो रिलेशन ये तीनों हो जाए ना उसी को इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि x रिलेशन यदि y में है, कैसा रिलेशन कि xy ग्रेटर देन इक्वल 0। अब पहले बात समझ लो, रिफ्लेक्सिव हम किसको कहते हैं ये बात पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव जब ए बिलोंग्स हो जाए आर में तो हम कहते हैं कि यह हमारा रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कब होता है बाबू, जब ए बी बिलोंग्स हो आर में, देन बी ए बिलोंग्स हो आर में, तो हम कहते हैं कि हमारा सिमेट्रिक है। और ट्रांजेटिव कब होता है, जब एक्स वाई बिलोंग्स हो आर में एंड वाई जेड बिलोंग्स हो आर में देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर में, तो हम कहते हैं कि हमारा ट्रांजेटिव है। अब यहाँ पे अगर हम विचार विमर्श करते हैं बाबू, यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं तो कौन कौन है, कह रहा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजेटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजेटिव। देखो रिफ्लेक्सिव ये है, कैसे रिफ्लेक्सिव अपने आप से मतलब रखता है। मान लो कि हम x के जगह पे 2 रख दें, y के जगह पे 2 रख दें, 2 × 2 यानी यह निश्चित तौर पे क्या है, 0 से अधिक हुआ, 0 से अधिक हो गया। क्या है बाबू, 0 से अधिक हो गया। आप देखो अगर आपको रिफ्लेक्सिव समझना है, रिफ्लेक्सिव में तो ये बात ध्यान में रखो कि x गुना y नहीं होगा, x गुना 1 ही होगा। इसका मतलब हुआ x² ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये बात हमेशा सही है कि x² जो होता है 0 से सदैव अधिक होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों सर, देखो रिफ्लेक्सिव जब भी होगा अपने आप से मतलब होता है, इसमें तो y का कोई मतलब है नहीं, b का कोई मतलब है नहीं, x ही होता है। फिर भी यहाँ पे x y दिया गया तो y के जगह पे हम x रखें तो x और y था तो x गुना x और x का x², और ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिमेट्रिक में देखो x रिलेशन y का मतलब क्या हुआ कि x और y बिलोंग्स टू 0। अगर सिमेट्रिक में अपोजिट भी होना चाहिए, y और x लिखें तो इसका मतलब हुआ कि y और x, तो ये बात सही है। अगर x y 0 से अधिक है तो y x भी जो होगा 0 से अधिक होगा, इसलिए यह सिमेट्रिक भी है। ट्रांजेटिव का अगर हम चेक करते हैं तो x r y का मतलब क्या हुआ कि x y ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर y और रिलेशन हम किस में देखेंगे, z में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y z ग्रेटर देन इक्वल 0। तब आपसे पूछेगा कि बताइए x रिलेशन z बनेगा तो क्या वह
वाई एक्स और जेड जो होगा वो जीरो से अधिक होगा, तो अपने से विचार करो। देखो एक्स वाई में गुना हुआ जीरो से अधिक गुना हो गया, वाई जेड में गुना हुआ तो निश्चित तौर पे वो भी जीरो से अधिक हो गया। तो पूछ रहा है क्या एक्स और जेड क्या होगा, जीरो से अधिक होगा। तो आप समझिए, पहले बात समझो। देखो अगर मान लो कि x के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। y के जगह पे 3 मान लेते हैं, 3 दूनी का 6, बात सही है। y के जगह पे क्या है बाबू, y के जगह पे 3 ले लिए। z ऐसा मानना है कि जो 0 के बराबर या 0 से अधिक हो जाए, तो 0 के बराबर या 0 से अधिक हो जाए। और कोई भी रियल नंबर, रियल ऐसा नहीं कि हमेशा प्लस से लेंगे, माइनस भी ले सकते हैं। तो y z मान लीजिए कि z को हम क्या ले लें, माइनस में ले लें, क्या माइनस में नहीं तो 0 से अधिक चाहिए ना। तो इसको क्या करें कि हम इसको 4 ले लेते हैं, 4। तो 4 3 या 12, 0 से अधिक है। तो क्या x और z क्या वो 0 से अधिक होंगे। तो x का मान 2 था, z का मान 4 था, 4 दूनी का 8। बात तो सही आ जा रहा है कि x z भी 0 से बड़ा है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, x का मान लीजिए कि अगर हम -2 लेते हैं, -2, और y का मान -3 ले लिए हैं, तब -3 -2 गुना होकर कितना हो जाएगा, 6, जो कि 0 से अधिक है। और yz, तो y का मान -3 और z का ऐसा मान लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, z का मान 0 ही ले लेते हैं। z का मान क्या ले लेते हैं कि 0। x y ग्रेटर देन 0 देन द रिलेशन r, x रिलेशन y, और रियल नंबर ही चाहिए। तो रियल नंबर पे तो अगर हम y को संतुष्ट करते हैं इस टॉपिक के लिए, तो y के जगह पे अगर 4 डालते हैं तो 4 तिहाई 12। मान लीजिए कि ये भी माइनस से 4 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 12, और 12 क्या है, 0 से अधिक है। तो x गुना z, तो x गुना z का मतलब x का मान -2 गुना z का मान -4, ये भी 8 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये भी तो ट्रांजेटिव भी तो आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कोई ट्रांजेटिव के बारे में कह रहा है कि नॉट ट्रांजेटिव। एक बार और देख लेते हैं, कोई और वैल्यू रखकर एक बार और वैल्यू चेक कर लेते हैं। सुनिएगा, एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि x जो y 0 से अधिक, y z का मतलब अगर देखा जाए, 1 मिनट और से एक बार देख लेते हैं। सुनिए, x और क्रॉस में y का मतलब क्या हुआ कि x और x रिलेशन y, तो x y 0 से अधिक, कोई दिक्कत नहीं। y और z, तो y z का मतलब y z ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। z के बारे में कुछ कह नहीं ना रहा है। x रिलेशन y, x y अगर बनता है तो 0 से अधिक, ठीक है। y और z में देखते हैं तो y z 0। अब इन दोनों का रिलेशन हमें तय करना है। तो x रिलेशन अगर z निकालते हैं तो ये भी तो नियम कह रहा है क्या कि x और z ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये भी तो बात सही है कि अगर x के जगह पे हम 2 रखते हैं, y के जगह पे 3 रखते हैं, y के जगह पे 3, z के जगह पे 4, 4 तिहाई 12, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें बताना है कि 0 से अधिक होना चाहिए। लग रहा है कि कहीं सवाल जो है या तो गलत है या नहीं तो आंसर गलत है, क्योंकि रिलेशन अगर देखा जाए एक्स वाई 0 से अधिक, वाई जेड 0 से अधिक, तो निश्चित तौर पे एक्स जेड भी जो होगा वो 0 से अधिक ही होगा, ठीक ना। एक्स जेड अगर एक्स वाई में गुना कर रहे हैं वो 0 से अधिक आ गया, वाई जेड में 0 से अधिक आ गया, तो एक्स जेड भी 0 से अधिक होगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा मान मानो तो जहाँ पे x जो है 0 से अधिक हो जाए, y भी 0 एक्स वाई भी 0 से अधिक हो जाए, वाई जेड भी 0 से अधिक हो जाए। तो ऐसा मान अगर देख लेते, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो x रिलेशन y का मतलब कह रहा है कि x और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अगर हम और y रिलेशन z में करें तो इसका मतलब हुआ कि y और z ग्रेटर देन इक्वल 0। तब यहाँ से निष्कर्ष हमें बताना है क्या x रिलेशन z क्या बनेगा। तो इस अनुसार से तो यही बनेगा कि एक्स जेड ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स जेड ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अगर यहाँ पे कोई भी बात को संतुष्ट करते हैं, अगर x के जगह पे हम 2 ले लेते हैं, 2 रिलेशन 5 मान लेते हैं, तो 5 दूनी का 10, 10 जो है 0 से अधिक है। वाई जेड, तो y का मान 5 माने हुए, जेड का ऐसा कौन सा मान माने कि 0 से अधिक ही होना चाहिए। तो 0 से अधिक -1 मान ले क्या, तो -5 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 0 मानते हैं तो चलो 0, एक्स जेड अगर जेड 0, जेड की जगह पे कौन सा ऐसा मान माने कि 0 से अधिक ही मान हो, लेकिन एक्स जेड
अगर z की जगह पे हम -1 रखते हैं तब -5, z का मान -1 तो नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर x इंटू वाई एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो हमेशा यहाँ पे प्लसे में मान लेना पड़ेगा। अगर z का मान, अच्छा 1 मिनट, ऐसे भी थोड़ा सा सवाल घुमा के रखा है, सुनिए देखिए। अगर हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे ये बात स्पष्ट कहा गया है, सुनो यहाँ पे बात ये स्पष्ट कहा गया है क्या कि x और y जो हैं वो बिलोंग्स कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से। आप सवाल में देख लो, सवाल में दिया भी गया है द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब प्लस माइनस सभी नंबर आपके अंदर है। अब यहाँ पे रियल नंबर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि रियल नंबर क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका रियल नंबर हो गया। और एक्स वाई हमेशा क्या कह रहा है कि अगर एक्स रिलेशन वाई देखा जाए ना तो ये बना रहा है एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहीं से थोड़ा सा बात को समझ लीजिए। ये हमेशा कह रहा है कि एक्स और वाई में 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक होगा। तो आप जानते हैं कि अगर ट्रांजेटिव की बात करें तो वाई जेड और जेड एक्स के बीच का रिलेशन बनना चाहिए, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर एक्स की जगह -3 रख दें, वाई की जगह पे 2 रख दें, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 0 से कम होगा, 0 से कम होगा। तो आप कहिएगा कि सर सिमेट्रिक में कैसे हो गया, एक्स वाई और वाई एक्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग मामला चल रहा है। एक्स और वाई का ऐसा मान मानना है कि जहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 से अधिक होगा। बात समझ में आ गया। एक्स वाई यानी हमेशा ऐसा मान मानिए कि 0 से अधिक होगा, तो निश्चित तौर पे वाई एक्स में भी गुना करेंगे तो वो 0 से अधिक ही आएगा। एक्स वाई में गुना करें ऐसा वैल्यू कि 0 से अधिक हो जाए, और वाई एक्स में भी गुना करें तो 0 से अधिक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सर ऐसा मान हमेशा सब मान पर वैलिड होना चाहिए। तो एक्स और वाई में गुना कर रहे हैं 0 से अधिक, तो अगर निगेटिव नंबर ले लेना, निगेटिव नंबर ले लें तो यह निश्चित तौर पर क्या पता चल रहा है कि सर निश्चित तौर पर 0 से कम होगा। इसलिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट ट्रांजेटिव नहीं है। ऐसा मान रखकर चेक कर रहे हैं तो सही हो रहा है, लेकिन मान से थोड़ा सा आप भिन्न समझिए। जैसे देखिए सवाल अगर आपसे कह दे, सुनो पहले बात, सवाल कह दे कि A ग्रेटर देन B, ठीक है, बताइए कौन कौन सा रिलेशन है। आप कहोगे कि सर रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है। आपसे पूछेगा बताइए सिमेट्रिक है, आपसे पूछेगा बताइए ट्रांजेटिव है। थोड़ा सा समझो। या मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, यहाँ पर स्क्वायर दे दिया, क्या यह रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब मान रखकर चेक करोगे तो कहोगे कि सर रिफ्लेक्सिव तो है, 1 ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 रख दें, सर 1 1 तो आ गया, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन यह रिफ्लेक्सिव नहीं। थोड़ा सा थॉट से ही सब सवाल को हल किया जाता है। कैसे? मान लो कोई भी नंबर अपने स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर अपने स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे a ग्रेटर देन ए स्क्वायर, कभी भी ये संभव है क्या? a जो है ए स्क्वायर और a का कभी रिलेशन बन पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही सिमेट्रिक है और ट्रांजेटिव भी नहीं है। उसी तरह से ये सवाल को थोड़ा सा घुमा के रखा है ताकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूजन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। थोड़ा अपने से सोचिए कि अपने आप से मतलब रखने वाला, अगर मान लो कि हम -x और -x भी गुना करेंगे तो यह 0 से अधिक होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्स वाई और वाई एक्स वाई 0 से अधिक है तो वाई एक्स भी 0 से अधिक ही होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है। लेकिन ट्रांजेटिव में थोड़ा सा अलग हो जा रहा है कि एक्स वाई अगर 0 से अधिक है, वाई जेड 0 से अधिक है, तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपका एक्स जेड जो होगा वो 0 से अधिक ही होगा, 0 से अधिक ही होगा। इसलिए यह रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट ट्रांजेटिव नहीं है। ठीक है ना? बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव है, कभी पूछ भी सकता है। इसमें तो आप स्वयं इस सवाल को आप पढ़े होंगे। यदि अधिकतम आयतन वाला एक लंबवृत्तीय शंकु 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के अंदर अंतर्निहित है तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ये आपका मान लीजिए कि एक शंकु हो गया, एक शंकु हो गया, एक अधिकतम आयतन वाला एक लंबवृत्तीय शंकु 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3 सेंटीमीटर एक गोला मान लीजिए, 3 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, एक गोला है, अंतर्निहित है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो आप जान रहे होंगे 8√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा, आप ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो सही है, 8√3। इसको एकदम बस ध्यान में रखिएगा। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको पता होगा उसके अनुसार, और गोले का आयतन 4/3 πr3, उसके अनुसार इस सवाल को सॉल्व करना 8√3 ही सही होगा, 8√3 ही सही होगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक तैरता हुआ वस्तु के लिए स्थिर संतुलन की स्थिति क्या होगी? जहां G क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है,
जी क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, उत्प्लावन बल से इसे कोई लेना देना नहीं है। एम मेटा सेंटर, क्या होता है बाबू, मेटा सेंटर, मेटा सेंटर, मेटा सेंटर दिया गया, मेटा सेंटर जानते हो। मेटा सेंटर क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल तो समझते हो, पृथ्वी अपने अंदर प्रत्येक वस्तु को क्या करता है, खींचता है, उसके अंदर एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल तो जानिए रहा है, उत्प्लावन बल, बी को उत्प्लावन बल कह रहा है, बी जो है उत्प्लावन बल कह रहा है, उत्प्लावन बल कह रहा है, उत्प्लावन बल ये पानी में काम करता है, पानी जो है किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ये मेटा सेंटर क्या है, मेटा सेंटर, तो मेटा सेंटर जैसे देखो ये तुम्हारे पास पानी है, ये क्या है, पानी है, पानी है, इसमें मान लो ये एक नाव है, क्या है, एक ये नाव है, ठीक है, ये नाव है। अब नाव जब मतलब मान लीजिए कि पानी का अगर लहर उठता है तो नाव थोड़ा सा इधर जाएगा, इधर जाएगा, पानी के अनुसार इधर जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे तो एक ये सर्कल बना देगा, क्या बना देगा, सर्कल बना देगा। और ये जहाँ पे उसका सर्कल का जहाँ सेंटर होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं मेटा सेंटर। क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। फिर से समझो, ये पानी है, ये नाव है, ठीक है ना। नाव में अगर तरंग कभी कहा जाए, नाव को कभी देखता है ना इधर ऐसे ऐसे, तो ये जो बनता है, नाव कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है पानी की लहर के साथ, तो कल्पना करोगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे एगो वृत्त बन सकता है। और वृत्त का जहाँ पे सेंटर बनता है ना, उसी को मेटा सेंटर कहते हैं। और मेटा सेंटर के बारे में क्या ऑप्शन दिया गया है, एम और जी, क्या लिखा है, सपाती है, नहीं, ये संपाति कहाँ से हो जाएगा, एम और जी बराबर कैसे हो जाएगा, एम और जी कभी बराबर नहीं होता है। एम जी से नीचे है, एम जो है जी ऊपर है तो नहीं, जी नीचे होता है, जी एम जो है जी से ऊपर है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। एम जो होता है, ध्यान में रखिएगा, ये जो मेटा सेंटर है गुरुत्वाकर्षण से ऊपर होता है, गुरुत्वाकर्षण से जी से ऊपर होता है, तो एम जी से ऊपर है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मेटा सेंटर ध्यान में रखिएगा, अगर सवाल आता है तो सिंपल होता है, पहले आपका कौन होता है, मेटा सेंटर, फिर गुरुत्वाकर्षण, और तब हम कह सकते हैं कि हमारा उत्प्लावन बल। ये आप ध्यान में रखिएगा, मेटा सेंटर सबसे ऊपर होता है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो एम जो है जी से हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। चलिए अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, और इस सवाल का कह रहा है कि सॉल्यूशन हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये आपके समक्ष सवाल है 8 नंबर, ये पहले भी पूछा गया है और यहाँ पे होना चाहिए था इसका ऑप्शन नंबर सी, लेकिन दिया गया है नन ऑफ दी। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जब भी इस तरह का सवाल पूछे तो आप नन ऑफ दी जी कहिएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इनमें से कोई नहीं को ही सही माना है। तो चलिए ध्यान दिया, देखिए अगर हम ध्यान दें कि पी एक्स प्लस में क्यू वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर पूर्ण समाकलन है, ठीक ना। मतलब क्या सर, पूर्ण सम कंप्लीट इंटीग्रल्स की बात कर रहा है। देखो अगर यहाँ से लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी एक्स प्लस में क्यू वाई, ट्रिक से केवल समझा देते, आप ध्यान में रखना, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप कहोगे हाँ। अब यहाँ पे अगर लिखें तो पी एक्स प्लस में क्यू वाई और ये इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। क्या हो जाएगा, जेड। यानी लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस में क्यू वाई और प्लस माइनस रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप जब पढ़े होंगे क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पे जानते होंगे P इक्वल टू डेल्टा डेल जेड बाई डेल एक्स होता है और Q जो होता है डेल जेड बाई में डेल वाई होता है। तो उतना डीप में मत जाइए, अगर हल करने लगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। तो यहाँ पे इसको याद करने का, समझने का ट्रिक याद रखिए कि जेड जो है यहाँ पे क्या है, प्लस में है। जेड क्या है, प्लस में है। तो जेड यहाँ पे अगर देखा जाए तो जेड सभी जगह प्लस में है। जेड यहाँ पर भी प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में और यहाँ पर भी प्लस में है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। इसका अगर इक्वेशन देखा जाए ना, इक्वेशन तो कैसा बनता है, ए एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बनता है। 1 प्लस या पी का फिर वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो पी का वैल्यू अगर निकालें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिखें, तो पहले एक बात समझिए, डेल्टा जेड बाई डेल एक्स होता है, डेल एक्स होता है। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करें, डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो अगर हम देखें कि इसको कैसे हल करें तो पहले ऑब्जेक्टिव की तरह बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। कि अगर हम देखें
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में इतना दिया गया है, ठीक है। पहले एक बात समझिएगा क्या, कि इसको अगर हम उठा कर लेकर इधर आ जाएं, उठा कर क्या लेकर इधर आ जाएं, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस लिख सकते हैं, सॉरी प्लस माइनस है तो माइनस के साथ में ध्यान दें, माइनस के साथ में हम लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी एक्स प्लस में क्यू वाई और माइनस में जेड, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस में जेड। अब देखो यहाँ पे विचार कर लो, क्या जो P है ना वही आपका A भी कहलाता है, B भी कह सकते हैं, यानी AX प्लस में BY और माइनस में Z। केवल ट्रिक बता रहे हैं, बस बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्लस में Z है इसलिए आप कह दो ये गलत है, प्लस में Z है गलत है, प्लस में Z है गलत है, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो नन ऑफ दीज होगा। आप बस ये ध्यान में रखिए, अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्टेट में अगर इस सवाल को देता है तो आप नन ऑफ दीज ही मारिएगा, क्योंकि उसी को यह सही माना है। बाकी किताब के अनुसार तो ये सही है, लेकिन नन ऑफ दीज दिया गया है तो चलिए जैसा बोर्ड है वैसी सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। ये आपका सवाल दिया गया है, ये आपका सवाल दिया गया है। चलिए देख लेते हैं, ये सवाल दिया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सवाल देखें, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। आदर्श तन पानी दीजिएगा तो। पानी है, लेते आइए ना, थोड़ा सा है ना, देखें। चलिए अब ये सवाल दिया गया है, देखते हैं क्या है सवाल, ठीक ना। चलिए 8 गो सवाल कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन डेली आपको 10-10 सवाल करेंगे तो लगभग 5 गो सेट है, तो 500 सवाल आपका मैथ का हम करवा देंगे, ठीक ना। सुनिए सवाल पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि द रैंक ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन 2 वेरिएबल इज 0.5, ठीक है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रैंक इज 42, ठीक है, देन द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। देखो द रैंक ऑफ कोरिलेशन यानी रैंक की अगर हम बात करें तो दिया गया है 0.5, ठीक है। द सम ऑफ यानी सम ऑफ डी स्क्वायर से डिनोट करते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 42 लिख दिए। अब रैंक का फॉर्मूला जिनको पता है वही इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो रैंक इक्वल टू आप कह सकते हैं क्या, रैंक ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर और बाई में n और n का स्क्वायर -1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से जो n का वैल्यू, जो भी यहाँ से n का वैल्यू आप निकालिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर लिखना होगा रैंक कितना दिया गया है तो 0.5, 1 - 6 और डेल्टा